5 मिनट्स अपनी लिए में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। फिजियोथेरेपी यूनिक थेरेपी के पार्ट 2 में हम जानेंगे कि हम छोटी-मोटी मशीन्स ला के घर पे उसका अपना इलाज खुद कर सकते हैं क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर फिजियोथेरेपी का क्या इम्पैक्ट है? मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? और हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बॉडी बैलेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका आता है, कितना फ़ायदेमंद रहता है, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे डॉक्टर गुरनीत कौर जी से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर गुरनीत कौर शाहबाद वुमेन हॉकी एकेडमी की फिजियोथेरेपिस्ट रही हैं। उसके अलावा आप LNJP हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में भी फिजियोथेरेपिस्ट रही हैं और हाल फिलहाल अपने एक स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। आपके बहुत बड़े अनुभव को देखते हुए हमने बहुत सारे पहली वीडियो में आपने देखा कि फिजियोथेरेपी की जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी हासिल की। लेकिन आज हम कुछ और जानकारियाँ लेने के लिए आइए चलते हैं उनके पास, डॉक्टर गुरनीत कौर के पास। डॉक्टर गुरनीत, पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है 5 मिनट्स अपने लिए में। डॉक्टर गुरनीत, एक चीज़ मैंने देखा है कि हम कई बार क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट पे गए, हमने इस तरह से या उस तरह से पता लगा लिया कि इन्होंने ये अल्ट्रासोनिक लगाई है या फिर और आपके स्टेंस मशीन लगाई है। हालांकि बहुत इक्विपमेंट्स हैं आपकी फिजियोथेरेपी में, ये शोल्डर जॉइंट के लिए अलग है, तो वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो और उसके ऊपर फिर दिक्कत क्या खड़ी हो गई कि आप YouTube पे जाओ कि या शॉपिंग किसी भी शॉपिंग के उस पे जाओ, वहाँ जाके देखो बहुत सस्ती से टेंस मशीन्स और अल्ट्रासोनिक मशीन्स हमें मिल जाती हैं, हम ले आते हैं, उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं। वो आप कितना उचित समझते हैं कि हम जब सेल्फ डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं? सर, ऐसा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने इतना टाइम, इतने साल इन्वेस्ट किए हैं, तो इतना आसान तो नहीं है कि सिर्फ एक मशीन खरीद ली और आपने प्लेसमेंट सीख ली तो हो गया। तो ऐसा होता है कि ऐसे मेरे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने खरीदी भी है ना, पोर्टेबल खरीद लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं थोड़ी, है ना, तो घर के लिए वो लोग पोर्टेबल ले लेते हैं। एक तो उसमें इतने चैनल्स नहीं होते, मोड्स नहीं होते उतने, ठीक है। और फिर अगर हम चलो ले भी लेते हैं और लगा भी लेते हैं, एक आध बार हमें आराम आ जाए, बट हर समस्या के लिए नहीं आएगा ना आराम। हम सोचे कि चलो कहीं भी दर्द हुआ और चलो भाई हमने इलेक्ट्रोड लगाया और या फिर अल्ट्रासोनिक से मसाज कर दी तो इट्स डन। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा भी मशीन यूज़ करेंगे तो मशीन इज़ ऑल्सो लाइक एक तरह की एडिक्शन है। जैसे कि हम दवाई खा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं तो उसका असर होना बंद हो जाता है, ऐसी मशीन अगर लगाते ही जा रहे हैं तो उसका असर होना भी बंद हो जाएगा एक समय के बाद। और फिर प्लेसमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर रेडिएटिंग पेन है, आपका हिप से दर्द टांग में जा रहा है तो उसकी अलग तरह की प्लेसमेंट है। अगर लोकलाइज्ड आपका पेन है, अलग तरह की प्लेसमेंट है। तो इतना डिटेलिंग तो पेशेंट को पता नहीं होता कभी भी। तो इस तरह के ट्रायल्स मेरे हिसाब से नहीं ही करने चाहिए। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, फिर कितने मिनट है, कितना टाइम के लिए लगाना है, फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी कितनी रखनी है, तो उन चीज़ों के की डिटेल जो है वो पेशेंट को कभी नहीं पता हो सकती। डॉक्टर गुरनीत, आपके पास आने से पहले ना मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें वो अल्ट्रासोनिक के बारे में पढ़ रहा था कि लोग ले आते हैं अल्ट्रासोनिक, लेकिन अल्ट्रासोनिक तो डीप मसल के अंदर जाके बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, तो उससे कई बार क्या होता है कि नुकसान होने के भी डर रहते हैं। सर, एक्चुअली अल्ट्रासोनिक को तो बहुत तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत होती है। कई बार अगर आप उसको घुमा नहीं रहे हैं, आप उसको एक जगह रोक लेते हैं, तो वो बहुत आपकी बॉडी के लिए ख़राब हो सकती है, आपकी मसल्स डैमेज हो सकती हैं। तो ये पता नहीं होता, पर पेशेंट्स को तो नहीं पता कि किस तरह से यूज़ करना है। तो अगर आपको ऑथेंटिक मेथड ही नहीं पता तो आप ठीक कैसे हो सकते हो। हाँ, एक बार को एक्सरसाइज में मैं मान सकती हूँ कि मैंने किसी को एक एक्सरसाइज सिखा दी है तो वो घर पे कर रहा है और लगातार कर रहा है, तो उसका डेफिनेटली उसको बेनिफिट होएगा। हाँ, ठीक है। लेकिन मशीन तो कभी भी नहीं, मशीन कभी भी अपने आप से या कहीं से ऐसे ही पढ़ के नहीं लेनी चाहिए। अब हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम खुद भी डॉक्टर हैं, लेकिन हम भी फिजियोथेरेपिस्ट के ओपिनियन के बगैर नहीं चलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब एनाटॉमी भी पता है, फिजियोलॉजी भी पता है, लेकिन फिर भी आपसे किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से ओपिनियन लेने के बाद, इवन के एक्सरसाइज के मामले में, कि कौन सा एक्सरसाइज इंडिकेटेड है मेरे केस में, जी जी जी,
मुझे ये हो रहा है जिसका जो काम है बेसिकली वो वही बता सकता है। वही ये वाली बात हो जाती है। बड़ा ही लोहार का काम नहीं करता। जैसे अब मैं दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करने लग जाऊँ, आई विल बी नॉट दैट गुड इन दैट फील्ड, है ना। तो जिसका जो फील्ड है, तो मतलब हमें इस तरह से इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्या फिजियोथेरेपी का डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कोई भूमिका रहती है कि लोग कहते हैं कि मुझे एसिड बनता है, फ्लैचुलेंस होती है, इस तरह की होती है, क्योंकि वो कहीं या थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म? जी सर, ऐसा होता है उसमें जनरलाइज्ड जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है ना, हम वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। वो प्रेस्क्राइब, ये तो नहीं कह सकते कि फिजियोथेरेपी का डायरेक्टली रोल नहीं भी है, लेकिन एक्सरसाइजेस जो आपको फिट रखें, है ना। काफ़ी सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको इस तरह से फिट रखती हैं कि आपका डाइजेशन भी ठीक रहे, है ना। तो अब जैसे आपने मुझे एक एक्सरसाइज बताई थी, वो यूं करके और पेट के साथ लगाने की। हाँ जी। आपने ये करके बताया था। जी। और योगा में ये पवन मुक्तासन का एक पार्ट है जी, पवन मुक्तासन का। बिल्कुल। क्योंकि वो एक टांग से फिर दूसरी टांग से दोनों टांगे हम करके एक साइकिल पूरा करते हैं, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही है, ओबेसिटी को कम करने के लिए। अब वो फिजियोथेरेपी का रोल वहां भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, इनडायरेक्टली तो देखो, अगर देखा जाए तो फिजियोथेरेपी इज इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज बेसिकली। तो बात ये है, तो एक्सरसाइज का रोल जहाँ रहेगा वहाँ फिजियोथेरेपी का रोल रहेगा ही। मतलब हमारे सिस्टम के ऊपर, हर एक सिस्टम के ऊपर फिजियोथेरेपी का रोल आता है। अब हम एक्सरसाइज अगर रेगुलर करते हैं, हमारा डाइट भी इंप्रूव होता है, हमारा वाटर इनटेक भी इंप्रूव होता है, तो व्हाई नॉट, डाइजेशन ऑब्वियसली हमारा बेटर होगा ही होगा। अच्छा, कहीं जैसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जी कि स्लीप एपनिया है, ये तो मेंटल डिसऑर्डर नहीं है खैर, स्लीप एपनिया, और लॉस ऑफ स्लीप है, नींद कम आती है, मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, तो क्या वहाँ भी फिजियोथेरेपी कोई, या हम जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं, उनके साथ कुछ बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है? जैसे अगर आप पार्किंसनिज्म कहें तो मैं कहूँगी फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि एक्सरसाइजेस से मसल्स की हम स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो वो थोड़ी बेटर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट स्टेपिंग गेट हो जाता है, पेशेंट का मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं, और तो स्टूप पोस्चर हो जाता है, तो फिजियोथेरेपी का उसमें काफ़ी रोल हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको और कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं है फिजियोथेरेपी। नहीं, वो तो फिर अलग से हो गया, किसी को सिजोफ्रेनिया हो गया, मैनिया हो गया, वो अलग चीज़। दोस प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, बट नो डाउट अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो हाँ, नींद की आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि मसल्स की वीकनेस के कारण, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के साथ क्या होता है कि वो मसल्स वीक होना, उनकी स्ट्रेंथिंग, उसके एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन वो कम हो जाती है, तो फिजियोथेरेपी के साथ उसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो एजेड पीपल के साथ क्या है कि ज़्यादा काम नहीं हो पाता। जैसे अब व्हेन वी आर यंग तो हम इतने अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मसल की स्ट्रेंथनिंग अपने आप होती रहती है। तो जब आप ओल्ड हो जाते हैं तो उतना फिजिकल वर्क नहीं रहता, फिर उन मसल्स को एक्सरसाइज करवाना पड़ता है कि थोड़ी स्ट्रेचिंग की जाए, उनकी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग की जाए, ताकि वो फंक्शनल रहें और उन्हें पेन ना हो बेसिकली। तो फिजियोथेरेपी में कहीं मसाज भी आती है कि मसाज का कोई रोल आता है? मसाज तो ऐसा नहीं है, बट हाँ सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन ज़रूर हम करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कोई ट्रिगर पॉइंट है, कोई टाइटनेस है, उसको रिलीज करने के लिए। बट मसाज मसाज का हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि मसाज का फिजियोथेरेपी का एक कह सकते हैं, एक पार्ट भी नहीं कहूँगी, इट्स लाइक एक लेसन हो एक बुक में, उस तरह से कह सकती हूँ बस। ठीक है। और इसमें कोल्ड और हॉट थेरेपीज का भी कोई रोल रहता है? बिल्कुल सर, एक्यूट इंजरीज में ज़्यादातर हम लोग कोल्ड थेरेपी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें एसोसिएटेड स्वेलिंग रहती है या टेंडरनेस रहती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो उन केसेस में जो कोल्ड है वो बेहतर रहती है। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमें अगर मतलब वेदर कोल्ड है तो उस हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो हॉट एंड कोल्ड में ये तो नहीं कह सकती कि हमेशा ही ऐसा चलता है जैसा मैं कह रही हूँ, बट लगभग जो चलता है वो बता रही हूँ। और फिर हॉट पैक हमारे यूजुअली क्या होता है कि जैसे क्रॉनिक केसेस हैं, काफ़ी पुराने लो बैक पेन है या नेक पेन है, उसमें हॉट जो थेरेपी है वो ज़्यादा वर्क करती है। तो बस पर ये होता है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए आना फिर वही है आपको एक्सरसाइज जी। अभी मुझे ना एकदम जैसे आप कह रहे थे ना कि एकदम इंजरीज हो जाएं, मुझे एकदम एक दिमाग में ना सीन क्रिएट हो गया कि उसने क्रिकेट की बॉल फेंकी, उसको बॉल लगी, बड़ी तेज से लगी, वो गिर गया नीचे, और उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर आता है
और वो हाथ में एक पोटलीस लेके उसके ऊपर, तो वो कोल्ड थेरेपी ही दी जाती है क्योंकि आप स्पोर्ट्स में 100% कोल्ड, यस यस, कोल्ड दी जाती है यस यस, ताकि वो सेंसेशन उस समय उसकी फीलिंग्स कम हो यस जाए। यस एग्जैक्टली सर, थोड़ा सा ना पेन में रिलीफ आ जाता है। ठीक है, आइस इज ऑलवेज प्रेफरेबल एक्यूट केसेस में, एक्यूट केसेस के अंदर आइस। और बहुत सारे अभी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं भी हैं लेकिन आम डॉक्टर्स भी क्या कहने लगे हैं कि मान लीजिए घुटने में दर्द है कि एक बार आप ठंडा सेक दो, एक बार हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, कंट्रास्ट बात कहते हैं सर उसको जी। तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, स्पेशली जैसे एंकल का कोई पेन है आपको, है ना, या फिर पैरों की उंगलियों में कोई दर्द है। और एक्चुअली बेसिकली आराम तो ये और जगह भी देगा, यहाँ ज़रा करना आसान रहता है। हाथों में और पैरों में हॉट एंड कोल्ड करना ज़्यादा आसान है बजाय कि मतलब नीज पे, क्योंकि आपको उतना बड़ा बकेट चाहिए तो डिप करने के लिए, है ना। तो पैरों की और हाथों की हमेशा आसान रहती है करनी। तो जैसे मैं जैसे प्रेस्क्राइब करती हूँ वो बता देती हूँ, बाकी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जो मेरा मानना है 3 मिनट्स हॉट एंड 1 मिनट कोल्ड, देन 3 मिनट्स हॉट 1 मिनट कोल्ड, अगेन ऐसे 3 राउंड्स करके और लास्ट में फिर 1 मिनट के लिए हॉट में रख के फिर आपको बंद कर देना है। मतलब यू स्टार्ट विद हॉट एंड एंड एट हॉट। ओके ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी सी जानकारी दी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी ये उंगलियां सुन हो रही हैं या पाँव, आधा पाँव सुन हो रहा है या टो जो है पंजा है वो सुन हो रहा है, तो उसमें फिजियोथेरेपी की भूमिका क्या है? इससे बेसिकली क्या होता है कि अभी आपको ये रूल आउट करना पड़ता है पहले तो वो है किस वजह से। जैसे आपको शुगर है उसमें भी ऐसा हो सकता है, अगर आपको बैक में कहीं पे नर्व कंप्रेशन है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट कि वो किस वजह से है। मतलब मान लीजिए डायबिटिक न्यूरोपैथी है फिर तो ठीक है, हमें ट्रीटमेंट दूसरा लेना पड़ेगा, है ना। सो लेकिन अगर यस सर, अगर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो फिर बेसिकली क्या है, आपको हम पहले तो मोबिलाइज करेंगे आपकी स्पाइन को, डिपेंडिंग ऑन योर एज, आपका क्या प्रोफाइल है, डेमोग्राफिक्स क्या है। फिर हम देखेंगे कि हाँ ये एक्सरसाइज इसमें बेनिफिशियल रहेंगी, तो ये एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब करके हम इसको इस तरह से, बेसिकली आपको वो कंप्रेशन वहाँ से हटाना है। तो हर थेरेपिस्ट का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, बट मेन उसमें मोटिव यही होता है कि जहाँ कंप्रेशन आ रहा है उसको आप हटा दें तो आपका जो सुनपन है वो चला जाए। तो डॉक्टर गुरनीत आपने बहुत खूबसूरत जानकारी दी पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दोनों में ही, और दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए हैं कि वो सुने, अगर पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2 देखना बहुत ज़रूरी है, अगर पार्ट 2 देखते हैं तो पार्ट 1 देखना भी बहुत दृश्यम की तरह हो गया। तो डॉक्टर गुरनीत एक और मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि क्या मैं आपका जो सेंटर है उसका एड्रेस इस पे डाल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल सर, व्हाई नॉट। हाँ, क्योंकि लोग फिर चाहते हैं कि हम कांटेक्ट करें। जी बिल्कुल, श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।